मैं शिव कुमार मंडल जेआरएस कॉलेज जमालपुर मुंगेर से ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में बीए पार्ट 2 हिंदी ऑनर्स के छात्र छात्राओं के लिए आज का विषय है रीतिकाल के कवियों के प्रकार अथवा रीतिकाल की काव्य धारा। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। रीतिकाल में कितनी काव्य धारा प्रचलित हुई और उन काव्य धाराओं में कौन कौन से कवि हुए। जैसा कि विदित है कि हिंदी रीति काव्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर इसे 3 वर्गों में बांटा गया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस युग के समस्त कवियों को एक वर्ग में रखकर कुछ भिन्न प्रवृत्ति वाले कवियों को फूटकर खाते में डाल दिया, परंतु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस युग का विभाजन करने पर तुले हुए थे। इसलिए उन्होंने रीतिकाल के समस्त कवियों को 3 वर्गों में बांटा और उन वर्गों का नाम दिया। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा। अब हम एक एक कर सबका विश्लेषण करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध कवि कौन थे? इस युग के अधिकांश कवियों की प्रवृत्ति कवित्व निरूपण के साथ साथ आचार्यत्व की निरूपण की भी रही है। वह लक्षण और लक्ष्य दोनों ग्रंथों की रचना कर रहे थे। लक्षण ग्रंथों की रचना का मतलब यह हुआ कि वे कवि काव्य के विभिन्न अंगों को रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि का लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। यह लक्षण ग्रंथ भी कविता की भाषा में ही लिखा जा रहा था। इस लक्षण ग्रंथ के लिखने से उन कवियों को आत्म संतोष होता था। वे काव्य शास्त्र के पारंगत विद्वान थे और समाज भी उन्हें आचार्य का सम्मान देता था। आम लोगों के बीच यह धारणा थी कि इन कवियों के द्वारा लिखे गए लक्षण ग्रंथों को पढ़कर कोई भी व्यक्ति काव्य शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है। उन्हें आचार्य या कवि गुरु कहा जाता था। इस वर्ग के कवियों के लक्ष्य ग्रंथ के साथ लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखा है और उनका लक्ष्य ग्रंथ भी उनके द्वारा काव्य निरूपण की पद्धति पर आधारित है। ये कवि रीति निरूपण के पचड़े में इस तरह बंध गए थे कि इनकी कविता कामनी काव्यांगों के बेमेल बोझ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन कवियों में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है। जिनमें कवि की स्वाभाविकता मौजूद भी है, उन्होंने भी रीति निरूपण और आचार्य कहलाने के लोभ में अपनी प्रतिभा को सही मार्ग से भटका दिया। आचार्य शुक्ल इन कवियों के संबंध में इसलिए कहते हैं कि वे न तो सच्चे आचार्य हो सके और न सहृदय कवि ही। शुक्ल जी ने इनके बारे में कुछ और बातें भी कही हैं। इनके शास्त्र पर आधारित रहने वाले पाठकों का काव्य शास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार इन प्रवृत्ति वाले कवियों को ही रीतिबद्ध कवि कहा गया। रीति काव्य धारा का प्रारंभ शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है, परंतु अब यह तथ्य लगभग सर्वमान्य हो चुका है कि रीति काव्य की प्रतिस्थापना करने वाले आचार्यों में पहले प्रमुख कवि केशव दास ही थे। रीतिबद्ध परंपरा के पहले ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ कवि भी वे माने जाते हैं। इन्होंने रीति निरूपण के लिए 10 ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लक्षण ग्रंथों की रचना के पीछे केशव दास का उद्देश्य था कविता के समर्थ पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना। वे शास्त्रीय दृष्टि से अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप उनकी पंक्ति उपस्थित भी की जाती है। उनकी ये पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी
सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनुन विराजहि कविता वनिता मित। इस पंक्ति को उद्धृत कर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशव को अलंकारवादी आचार्य तक ही सीमित कर देने का विरोध करते हैं। उनके विचार से केशव ने काव्य में रस को उतना ही महत्वपूर्ण माना है जितना अलंकार को। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि केशव का आचार्यत्व रीतिकाल के कवियों में सबसे बढ़ा चढ़ा है। उन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ लक्ष्य ग्रंथों की भी रचना की। रामचंद्रिका केशव द्वारा प्रणीत रीतिकाल का इकलौता महाकाव्य। यह काव्य की कसौटी पर शास्त्र सिद्ध होकर भी रामचंद्रिका में महाकाव्यात्मक औदार्य नहीं आ सका। इनमें कवि का ध्यान अलंकार, रस, नायिका भेद, छंद इत्यादि की ही चक्कर में उलझ गया है। इसलिए काव्य कला की दृष्टि से इसकी महाकाव्यता क्षतिग्रस्त हो गई। फिर भी केशव की कविताएं अपने ढंग की अकेली है। इनकी रचनाओं में इतनी गंभीरता है कि उस युग में एक उक्ति ही चल पड़ी थी, कवि को देन न चहो विदाई, पूछो ई केशव की कविताई। इस रीतिबद्ध काव्य परंपरा के एक प्रमुख कवि चिंतामणि त्रिपाठी भी हैं। चिंतामणि ने 9 लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, काव्य विवेक आदि प्रमुख है। इन सभी ग्रंथों में त्रिपाठी जी के आचार्यत्व का प्रकाश जगमगा रहा है, लेकिन इस जगमगाहट में उनकी अपनी मौलिकता कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। ये सभी ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र रचने वाले आचार्यों के अनुकरण पर ही लिखे गए हैं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़कर यह तो तय हो ही जाता है कि चिंतामणि मूलतः रसवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्यत्व से हटकर कवित्व निरूपण भी किया है और उनकी रचनाओं में उच्च कोटि की काव्य कला दिखाई पड़ती है। चिंतामणि के बाद कुलपति मिश्र एक दूसरे आचार्य हुए जिनके 5 लक्षण ग्रंथ मिलते हैं। इनमें से रस रहस्य नामक ग्रंथ सबसे प्रमुख माना जाता है। उन्होंने लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, लेकिन आचार्य अथवा कवि किसी भी रूप में कुलपति मिश्र, केशव अथवा चिंतामणि की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। इस परंपरा के एक प्रमुख हस्ताक्षर महाकवि देव माने जाते हैं। देव ने 18 ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों के आधार पर ही उन्हें रीतिकाल का अति प्रमुख आचार्य और सिद्ध कवि माना जाता है। अपने लक्षण ग्रंथों में इस आचार्य ने काव्य के विभिन्न अंगों का वर्गीकरण एवं विवेचन भी किया है तथा परंपरा से थोड़ा हटकर अनेक जगह नई स्थापनाएं भी दी हैं। देव के लक्षण ग्रंथों में भाव विलास, भवानी विलास एवं रस विलास, शब्द रसायन आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देव के बाद सूरती मिश्र, श्रीपति मिश्र, भिखारी दास, मतीराम, भूषण, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवियों की परंपरा मिलती है। मतीराम का ललित ललाम, पद्माकर का पद्मावरण, भूषण का शिव वावनी आदि ग्रंथ अलंकार परंपरा पर आधारित कर भूषण ने रीति की विहित परंपरा से थोड़ा हटकर भी काम किया था। यह काम था वीर रसात्मक कविताओं की रचना करना। वीर शिवाजी और छत्रसाल के जीवन चरित्र पर आधारित भूषण के वीर रसात्मक सवैये और कवित्व आज भी रुचि से पढ़े जाते हैं। इस तरह हिंदी साहित्य की रीतिबद्ध काव्य परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है और इस धारा के सभी कवियों का परिचय एक सीमा में संभव नहीं है। दूसरी काव्य धारा है वह है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में एकमात्र बिहारी ही इस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। फिर भी इस वर्ग के कवि लक्ष्य ग्रंथ ही लिखते हैं। फिर भी इनके लक्ष्य ग्रंथों को पढ़कर यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान और शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखकर ही पाठक को रीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इनकी रचनाओं पर अलंकार शास्त्र, रीति शास्त्र अथवा नायक नायिका भेद का प्रभाव सिद्ध हो चुका है, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इन रीति सिद्ध कवि के संबंध में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, रीति शास्त्र की जमीन पर ही इन कवियों ने पच्चीकारी की है। इसलिए रीति या नायिका भेद आदि की पक्की जानकारी के बिना इसके बहुत से छंद बुझौल प्रतीत होंगे। उन्होंने बंधन को रीति के बल पर ही बांधा है। उसी
में टेढ़े मेढ़े मार्ग निकाले हैं, फिर भी रीति के वार से इसकी कविता लक्षण ग्रंथ प्रणेताओं की कृति की अपेक्षा कम दबी है। इन्होंने बंधन ढीला कर लिया है। इसी से इनमें कुछ ऐसी उक्तियां मिलती हैं जैसे शुद्ध शास्त्र संपादन की इच्छा रखने वालों में भी कदापि नहीं मिल सकती। इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि रीतिबद्ध कवियों ने निश्चय रूप से कोई न कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है, परंतु रीति सिद्ध कवियों के द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया। फिर भी ये कवि काव्य शास्त्र के निर्धारित मार्ग छोड़कर काव्य रचना नहीं कर रहे थे। रीति सिद्ध काव्य धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने अलग से किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, परंतु उनकी रचना पर रीति का प्रभाव स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। ये कवि अपने मन की अभिलाषाओं को, अलंकरण प्रियता को, नायिका भेद मोह को अपने लक्षण ग्रंथ में ही इस तरह व्यक्त करते गए कि पाठक को यह समझने में देर नहीं लगती। इन्हें काव्य शास्त्र का गंभीर ज्ञान था। शास्त्रीय अध्ययन के अभाव में इन कवियों की रचनाओं को ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। इस धारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि जैसा कि मैंने कहा कि बिहारी लाल ही माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मध्यकाल की श्रृंगारिक चेतना और चमत्कार प्रियता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। बिहारी ने एक ही पुस्तक बिहारी सतसई लिखकर जो लोकप्रियता प्राप्त कर ली, वह सैकड़ों पुस्तक लिखने वाले कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। बिहारी अर्थ रमणीयता और भाव रमणीयता दोनों के सिद्ध वाक कवि माने जाते हैं। वे सागर में गागर भरने वाले चतुर कलाकार थे। इसलिए उनकी कविता के संबंध में प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अप्रस्तुत विधान रचने में तो बिहारी लाल का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिलता है। इस कवि को ब्रजभाषा पर अचूक अधिकार था और इसने अपनी काव्य भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी अनुकूल एवं सटीक प्रयोग किया है। बिहारी लाल की कविता का विषय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार युवतियों की कुछ अदाएं हैं, परंतु कला की दृष्टि से उनकी सतसई रामचरितमानस की बराबरी करती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि काव्य कला में महारत हासिल करने के लिए गंभीर विषय जरूरी नहीं है, बल्कि अभिव्यंजना की नई पद्धति अपेक्षित है। बिहारी रीतिकाल के ही नहीं, संपूर्ण हिंदी के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। और रीतिबद्ध काव्य परंपरा, रीति सिद्ध काव्य परंपरा के बाद एक तीसरी काव्य धारा चली जिसका नाम है रीति मुक्त कविता धारा। रीति मुक्त कविता धारा में जिस कवि ने स्वच्छंद या छिपकर किसी भी रीति का बंधन स्वीकार नहीं किया, उनकी कविता आत्मा की स्वच्छंदता से फूटी है, जिसमें न किसी प्रकार की गोपनीयता है और न परंपरा का बोझ। ये कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। वास्तव में रीतिकाल के सच्चे प्रतिनिधि कवि रीतिमुक्त धारा के ही कवि हैं। इस धारा में घनानंद का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है। आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि रीतिमुक्त धारा के ही कवि हैं। इस स्वच्छंद अथवा रीतिमुक्त धारा के ही कवियों को आचार्य शुक्ल ने फुटकल खाते में डाल दिया था। वास्तविकता यह है कि बिना इनकी काव्य रचना को समेटे रीतिकाल अधूरा रह जाएगा। इस काल के कवि सहृदय कवि थे, इसलिए उन्होंने रीति बंधनों और रीति प्रभावों को पूरी तरह नकार दिया। यही कारण है कि इस वर्ग के कवियों को ही रीति काल का सच्चा प्रतिनिधि कवि माना गया। इन कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर भी प्रमुख हैं। आलम भी रीतिमुक्त धारा के ही कवि माने जाते हैं। आलम ने 14 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 4 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में फारसी काव्य से स्वच्छंद प्रेम का प्रभाव आया है। प्रेम के सच्चे गायक के रूप में आलम का नाम उजागर होता है, लेकिन घनानंद की तुलना में आलम बहुत छोटे सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल के विचार से घनानंद प्रेम मार्ग का धीर पथिक और जवादानी का दावा करने वाला मर्द कवि है। दिनकर तो हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के पूर्व पुरुष घनानंद को ही मानते हैं,
घनानंद की कविता कौन समझ सकता है? और उनका जवाब है, समुझे कविता घन आनंद की, जिन आँखिन नेह की पीर तकी। काव्य कला की दृष्टि से घनानंद का मूल्य और भी बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी कविता के संबंध में स्वयं लिखा है, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहितो मोरे कवित्व बनावत। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि घनानंद हृदय की प्रेरणा से कविता लिखते थे, किसी नियम और शास्त्र के दबाव में नहीं। इस परंपरा के प्रसिद्ध कवि ठाकुर ने विरह वारिस और इश्कनामा नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें भी रीति परंपरा से पूर्णतः मुक्त हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रीति काल में 3 काव्य धारा प्रचलित हुई, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये तीनों काव्य धारा प्रचलित हुई और 3 प्रकार के कवि हुए। और संपूर्ण विवेचना के पश्चात हम कह सकते हैं कि रीति काल का यह 2 वर्षों का जो साहित्य है वह विपुल साहित्य है और इसमें कलात्मकता अधिक है। और यदि हम सही माने में विश्लेषण करें तो इन तीनों धाराओं को मिलाकर ही हम रीति का की विवेचना कर सकते हैं। आज का यह वर्ग यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद।